चैप्टर NCERT क्लास 8 चैप्टर 6 दहन और ज्वाला कंबसन एंड फ्लेम। टॉपिक चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला कंबसन एंड फ्लेम। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? तो दहन की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कंबसन। ये क्या है? तो दहन क्या है? कंबसन जिसे कहते हैं, यह एक रासायनिक प्रक्रम है। कोई भी चीज़ का जलना दहन कहलाता है। और रासायनिक प्रक्रम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें नया चीज़ बन जाता है और इसको रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी दहन होगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी ही होगी। 100% ये श्योर है कि होगा, वो O2 से रिएक्शन होगा, जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा और उत्पाद के रूप में क्या क्या बनाएंगे? तो उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। यानी दहन को परिभाषित करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि यह एक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। सेकेंड क्या है? दहन के लिए आवश्यक शर्तें, कंडीशन क्या क्या होना चाहिए जो कंबसन कंप्लीट करे? तो 3 कंडीशन है। पहला है, दूसरा है और तीसरा है। ईंधन, सबसे पहला तो कंडीशन है कि ईंधन होना चाहिए, यानी ईंधन यानी फ्यूल की उपस्थिति हो। दूसरा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति हो। तीसरा है कि ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर पे वो चीज़ आ जाए जिसको जलना है। तो पहला जो आवश्यक शर्त है वो देखते हैं कि जलने वाला पदार्थ जो हमारा है, जैसे लकड़ी, कोयला या LPG, वो ईंधन की उपस्थिति होना चाहिए, तभी वो जलन यानी दहन होगा। और ऑक्सीजन यानी वायु की आपूर्ति, तो ऑक्सीजन दहन में बहुत सहायक है। आपको अभी जस्ट बताया कि O2 से रिएक्शन ही होता है जब दहन होता है, तो इसलिए O2 का अनिवार्य है रहना। और ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर की प्राप्ति, यह इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है। अगर वो न्यूनतम तापमान पदार्थ की गर्माहट जो है, वो मतलब वो जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर तक वो पदार्थ ना पहुँचे, तो भले कितना भी वो ईंधन दे दें, ऑक्सीजन दे दें, वो जलेगा ही नहीं। तो इस तरह से तीनों का इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो ज्वलन ताप वो ताप है जहाँ जो वो न्यूनतम ताप है जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। तो ये तीनों आवश्यक शर्तें थी दहन के लिए। अब थर्ड है ज्वलनशील पदार्थ, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ये क्या होता है? तो वैसे पदार्थ जो जलने लायक हैं, जो अपने आप जल सकते हैं, उनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। वे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, यानी इग्निशन टेम्परेचर कम है, और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेते हैं, जैसे पेट्रोल, LPG, अल्कोहल, ये सारे जो हैं वो ज्वलनशील पदार्थ हैं। मतलब इनको बहुत सावधानी से यूज़ किया जाता है और इनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। इससे क्या होगा? सरलता से आग पकड़ लेंगे, तो आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। अब है दहन के प्रकार। फोर्थ टॉपिक, दहन के प्रकार। तो ऐसे 3 प्रकार इस चैप्टर में दिया हुआ है। पहला तीव्र दहन, दूसरा है स्वतः दहन और तीसरा है विस्फोट। देखते हैं बारी बारी से। तीव्र दहन क्या होता है? रैपिड कंबसन, जब ईंधन तेजी से जलता है और बड़ी मात्रा में उष्मा और प्रकाश, देखिए ये चीज़ बार बार आ रहा है कि जब भी दहन होगा तो उष्मा और प्रकाश दोनों निकलता है, दोनों उत्पन्न होता है। तो LPG का जलना जो है वो तीव्र दहन में एग्जाम्पल आ जाएगा। तो रैपिड कंबसन यानी तीव्र दहन होता क्या है? जब ईंधन तेजी से जलता है और बड़ी मात्रा में उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, इसी को तीव्र दहन कहते हैं। अब है स्वतः दहन, स्पॉन्टेनियस कंबसन। जब पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक आग पकड़ लेती है तो उसे स्वतः दहन कहते हैं। स्वतः का मतलब अपने आप हो जाना, जैसे श्वेत फास्फोरस जो कमरे के ताप पर भी वायु में जल उठता है। मतलब आपको जलाने के लिए आग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आग लग जाएगा। श्वेत फास्फोरस अगर आप हाथ में भी लिए रहें तो वो अपने आप उसमें आग लग जाएगा। इसकी इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होती है, ऐसा इसलिए होता है। नौ, विस्फोट एक्सप्लोजन क्या होता है? तो जब दहन से भारी मात्रा में प्रकाश, ऊष्मा और ध्वनि उत्पन्न होती है और बड़ी मात्रा में गैस भी निकलती है, तो उसको हम लोग विस्फोट कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं। यानी दहन से अगर भारी मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि उत्पन्न होगी और बड़ी मात्रा में गैस भी निकलती है, तो उसको हम लोग विस्फोट कहते हैं। एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा है, पटाखों का जलना, ये एग्जाम्पल है विस्फोट का।
अब नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है आग पर नियंत्रण, यानी कंट्रोलिंग फायर। फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो आग पर नियंत्रण पाने के लिए हम लोग अभी जस्ट इससे पहले पढ़े थे कि दहन की 3 आवश्यक शर्त जो थी उसमें से किसी एक या अधिक को हटाना आवश्यक है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि दहन होने के लिए 3 आवश्यक शर्त थी, तो उसमें से कोई भी एक आप हटा दीजिए, बस वो आग बंद हो जाएगा। देखते हैं फिर से। तो ज्वलन ताप को कम करना। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है, जिससे उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो जाता है, इसीलिए पानी डालने से आग बंद हो जाता है। यानी ज्वलन ताप को कम करके आप आग को बुझा सकते हैं। दूसरा क्या था, ऑक्सीजन की आपूर्ति को घटाना, ऑक्सीजन की आपूर्ति काटना। इसके लिए हम लोग, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, यह ऑक्सीजन से भारी होती है, और इस कारण से क्या होता है कि यह ऑक्सीजन से भारी होने के कारण आग को कंबल की तरह ढक देता है, आग को कंबल की तरह ढक देता है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। इसका उपयोग बिजली के उपकरणों और पेट्रोलियम की आग को बुझाने में किया जाता है, क्योंकि जल विद्युत का चालन नहीं क्योंकि जल विद्युत का चालन कर सकता है और तेल से हल्का होने के कारण तेल पर तैरता है। यानी इसमें समझने की बात क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, अगर जब भी आग लगा हुआ हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति हटाने से भी आग बंद हो सकता है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर, जो रेड कलर का एक कैन टाइप का सिलेंडर होता है, जो स्कूल में, कॉलेजों में या बड़े बड़े मॉलों में देखने को मिलता है, आपको दीवारों पे टंगा होता है, उससे जो स्प्रे करते हैं ना, तो ऑक्सीजन को आपूर्ति काटने वाला वही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भरा हुआ रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है, जो आग जब भी लगता है उसके ऊपर स्प्रे करने से आग को कंबल की तरह वो ढक लेगा, जिससे ऑक्सीजन उसको मिलेगा नहीं। और ऐसा ऐसा जो है ये उपयोग जो है बेसिकली सामान्य आग में तो नहीं, लेकिन अगर कहीं आग पेट्रोलियम या बिजली के उपकरणों में लगी है तब इसका बहुत ज़्यादा यूज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आग पानी से नहीं बुझाया जा सकता है, क्योंकि तेल से हल्का होगा तो पानी जब भी डालेंगे तेल ऊपर आ जाएगा और फिर आग जलते ही रहेगा। इसलिए ऐसे जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड वाले मेथड का यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का इसीलिए यूज़ करते हैं। अब तीसरा है ईंधनों को हटाना। तो आग बुझाने के लिए एक और तरीका है, यदि संभव हो तो ईंधन को हटा दें। मतलब जिसमें आग लगी हुई है, लकड़ी या गैस, अगर वो चीज़ हटाया जा सकता है तो उसको हटाने से भी, ईंधन को हटाएंगे तो आग बुझ जाएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक इस चैप्टर का है वो है ज्वाला की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। वे पदार्थ जो जलने पर वाष्पित होते हैं वे ज्वाला उत्पन्न करते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो जलने पर वाष्पित होते हैं उन्हीं में केवल फ्लेम उत्पन्न होगा। जैसे मोम, मिट्टी का तेल जो वाष्पित नहीं होते वे बिना ज्वाला के जलते हैं, जैसे कोयला। यानी वे पदार्थ जो जलने पर वाष्पित होते हैं, ज्वाला केवल वहीं उत्पन्न होगी। जैसे मोम और मिट्टी का तेल, इन दोनों में ज्वाला उत्पन्न होगी। लेकिन जो वाष्पित नहीं होंगे, जैसे कि कोयला, उनमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। अब देखते हैं ज्वाला के क्षेत्र के बारे में। जोन्स ऑफ फ्लेम यानी ज्वाला के क्षेत्र। पहला है अदीप्त क्षेत्र, नन ल्यूमिनस जोन। सबसे बाहरी भाग को अदीप्त क्षेत्र कहते हैं, जो नन ल्यूमिनस जोन कहलाता है। रंग कैसा होगा इसका? तो नीला होगा। पूर्ण दहन के कारण ऐसा होता है नीला। और तापमान क्या होगा? तो सर्वाधिक गर्म क्षेत्र यही होता है, यानी अदीप्त क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा तापमान होता है। उपयोग क्या होगा? तो स्वर्णाकार जो होते हैं, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए इस क्षेत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अभी जस्ट पढ़े कि सर्वाधिक गर्म क्षेत्र है, तो इसका उपयोग स्वर्णकार जो है वो सोने और चांदी को पिघलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब दूसरा है दीप्त क्षेत्र, ल्यूमिनस जोन, यानी मध्य भाग। इसका रंग कैसा होता है? पीला। आप इसको एज ए एग्ज़ाम्पल ये देख सकते हैं कि कभी भी कोई मोमबत्ती या कहीं भी ज्वाला लगी होती है, LPG में या किचन में जो चूल्हा जलाते हैं, तो 3 तरह का वो लौ दिखाता है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं नीला होता है, ब्लू। ये जो भी पढ़ रहे थे, अदीप्त क्षेत्र, सबसे बाहरी भाग।
और दीप्त क्षेत्र यानी पीला, उससे बीच में जो पार्ट होता है वो पीला होगा, यानी ये येलो वाला पार्ट है, ये ब्लू वाला पार्ट है, और अंदर वाला पार्ट अभी जस्ट बता रहे हैं। तो दीप्त क्षेत्र जो है ल्यूमिनस जोन, मध्य भाग, रंग उसका पीला होगा, तापमान क्या होगा, मध्यम होगा, और कारण क्या होता है, तो अपूर्ण दहन के कारण बिना जले कार्बन कणों की उपस्थिति होती है जो जलने पर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब है तीसरा आंतरिक क्षेत्र, इनर मोस्ट जोन, सबसे भीतरी भाग। यही हम बता रहे थे कि अगर फ्लेम है मान लीजिए, तो सबसे ऊपर में ब्लू होगा, फिर बीच में येलो होगा, और सबसे बीच में ये ब्लैक होता है, काला ब्लैक होता है ये वाला पार्ट। तो रंग इसका काला होगा, रंग काला होगा, और तापमान सबसे कम गर्म यही पार्ट होता है। कारण इसका क्या है, तो बिना जले कार्बन कण जो होते हैं ईंधन वाष्प की उपस्थिति होती है, इसीलिए ये सबसे कम गर्म होता है। अब जो टॉपिक इसके बाद है वो है ईंधन की दक्षता और पर्यावरण। ये क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी एंड एनवायरनमेंट। ईंधन की दक्षता मतलब कितना अच्छे से वो यूज हो सकता है। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू, वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त होती है। यानी कौन सा ईंधन कितना दक्ष है ये उसके कैलोरीफिक वैल्यू से ही पता चलेगा। यानी कैलोरीफिक वैल्यू जो है, इससे हम लोग किसी भी ईंधन की दक्षता जान सकते हैं। ये जितना वैल्यू ज़्यादा होगा उतना ही वो ईंधन दक्ष होगी। ये होता क्या है, तो ईंधन की दक्षता होता है ऊष्मीय मान, यानी किसी ईंधन का ऊष्मीय मान वो मात्रा होगी जो 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त होती है। जैसे 1 kg अगर आप हाइड्रोजन यानी एलपीजी जो हम लोग घरों में यूज करते हैं एलपीजी, अगर एलपीजी 1 kg जलाने पे हो सकता है 50,000 किलो जूल निकले, तो यही इसका ऊष्मीय मान हो गया। अब यहाँ है कि इसका मात्रक जो है किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है, 1 kg में कितना किलो जूल निकला। तो आदर्श ईंधन क्या है, जो आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, मध्यम दर पर हवा में जले, बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, और कोई अवांछनीय पदार्थ, धुआं, प्रदूषण न छोड़े, ऐसे ईंधन को आदर्श ईंधन कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत प्यारा है, एलपीजी जो हम लोग किचन में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। तो आदर्श ईंधन वह ईंधन है जो आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, मध्यम दर पर हवा में जले, बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, और कोई भी अवांछनीय पदार्थ यानी धुआं, प्रदूषण ये सब ज़्यादा ना छोड़े। तो इस तरह से वो आदर्श ईंधन होता है। एग्जाम्पल में एलपीजी। अब है दहन के हानिकारक उत्पाद। थर्ड टॉपिक है कि कार्बन मोनोऑक्साइड। दहन के हानिकारक उत्पाद जो जब भी कंबजन होता है, दहन होता है, तो क्या क्या उत्पाद हैं जो अवांछनीय उत्पाद उत्पन्न होते हैं, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड पहला है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, तो ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है। अपूर्ण मतलब कंप्लीट कंबजन नहीं हो रहा है, अपूर्ण दहन हो रहा है। और अपूर्ण दहन तभी होगा जब आप घर में, किचन में जहाँ आग जला रहे हैं वहाँ पे खिड़की और दरवाजे बंद रखे हैं, यानी ऑक्सीजन उसको अच्छे से मिला नहीं, और इसी कारण से बंद घरों में खाना बनाने से मना की जाती है, क्योंकि अपूर्ण दहन होता है और सफोकेशन होने लगता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगता है अपूर्ण दहन में, जो एक विषैली गैस है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में एक और चीज़ बता दें, ये विषैली क्यों है, क्योंकि जैसे हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड का जो होता है ऑक्सीजन कैच करता है। तो अगर वो वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो ऑक्सीजन से भी तेज़ी से हीमोग्लोबिन CO से रिएक्ट कर लेता है। तो ऑक्सीजन रहने के बावजूद कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा वो लेने लगेगा अंदर, और इससे हम लोग एक विषैली गैस को अपने अंदर सांस में ले लेंगे, और इससे मृत्यु तक हो जाती है। अब है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ईंधन के दहन से उत्पन्न होता है, और वैश्विक उष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये बहुत फेमस है कि विश्व का जो तापमान बढ़ा रहा है ना, वैश्विक उष्मन, ग्लोबल वार्मिंग, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये है CO2। तो ईंधन के दहन से भी उत्पन्न होता है ना।
अब सल्फर डाइऑक्साइड को देखते हैं, SO2। तो कोयले और डीजल के दहन से उत्पन्न होता है और अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन करवाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो एसिड रेन जो है ये करवाता है, का कारण बनता है। तो इस तरह से ये दहन के हानिकारक उत्पाद थे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इतना ही टॉपिक था इस चैप्टर में। नाउ कंप्लीटेड। A lot of thanks for watching, sharing, subscribing, liking, and all things, and supporting me a lot and believing me. I want to हम ये बेस्ट से बेस्ट प्रयास कर रहे हैं अपने तरफ से, जो बेस्ट नोट्स आपको दे सकें। बेस्ट नोट्स विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।